हाय फ्रेंड, मैं अपूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेस सर्च में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश जेल पहरी एग्ज़ाम जो 3 अक्टूबर 2018 को हुआ था, उसका सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है। तो इसमें मैथमेटिक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम उनको डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं और जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये जो कैंसिल लिखा हुआ है इसको आपको निगलेक्ट करना है। मैं बता देती हूँ कहाँ गलती है। इसमें जो हिंदी में इंग्लिश में जो क्वेश्चन है ये सही लिखा है कि पीवीसी देन आर्क ऑफ अ सर्किल एंड एंगल ए बी सी इक्वल 135 डिग्री देन द रेशियो ऑफ आर्क ए बी सी टू सरकमफेरेंस एज, ये सही है। इसमें यहाँ पे बस आपका लिखा है परिधि से चाप ए बी सी की, जबकि आपको क्या लिखना था, चाप ए बी सी के बाद लिखना था से परिधि, चाप ए बी सी से परिधि का अनुपात। ठीक है, पहले आपको क्या लिखना है, चाप एबीसी, फिर उसके बाद अपॉन में उसका लिखना है रेशियो में उसकी परिधि से अनुपात, तभी ये जो है ये ऑप्शन इससे मैच करेंगे। ठीक है, तब तो आपको ये लिख लेना है, तो आपका जो आंसर है वो सही हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश में जो लिखा हुआ है वो सही है मैटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि एक कोई सर्किल है, उसके अंदर क्या है ए बी सी जो है वो एंगल 135 डिग्री है। तो सपोज हम यहाँ पे एक एंगल ले लेते हैं। एक सेकंड, यहाँ पे मैं जैसे ये कोई एंगल लूँ, ये आर्क ये देखिए, तो ये जो है मैं 135 डिग्री ले लेती हूँ ये एंगल। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है ये हमारा सेंटर है, तो हम इसको सेंटर से मिला देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या है, ए पॉइंट है, बी पर हमारा क्या है 135 डिग्री है, और ये सी है, और ये पॉइंट हम ओ मान लेंगे सेंटर का। अब हम यहाँ से इसको बढ़ाएंगे और यहाँ से इसको भी बढ़ा देंगे, तो और ये जो सेंटर पे एंगल बनेगा ये कितना बन जाएगा, ये डी हो जाएगा। तो इस एंगल को भी हमें निकालना है। अब देखिए हमें क्या करना है कि हमें सिर्फ सिंपली परिधि बतानी है। किसकी बतानी है, आर्क ए बी सी। तो आर्क ए बी सी ये है ना, आर्क ए बी सी ये है, तो हमको आर्क ए बी सी निकालना है। तो आर्क ए बी सी कब निकालेंगे, तो आर्क ए बी सी का जो एंगल होगा वो कितना बनेगा, जो सेंटर पर एंगल होगा। तो सेंटर पर तो एंगल हमें पता नहीं है, तो वो कैसे निकलेगा, तो जो उसके कॉर्ड पर बना हो है ना, किसी भी यहाँ पर मतलब कि सरकमफेरेंस में बना हो, तो ये एंगल जो इसके ऊपर बना है, इस जो एंगल है ये क्या हो जाएगा, ये एंगल जो ओ एंगल है, मतलब एंगल ओ क्या हो जाएगा, टू ऑफ एंगल डी हो जाएगा। तो हम क्या करना है, एंगल डी हम फाइंड कैसे करेंगे कि हमें एंगल ओ पता चल जाए। सिंपली हमें एंगल ओ चाहिए, तो एंगल ये आप देखिए कि ये जो है ये एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल, मतलब कि रेक्टेंगल नहीं, क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है। तो इसमें क्या होगा, चतुर्भुज के जो आमने सामने के एंगल होते हैं एक ही सर्किल पर बने, वो क्या होंगे, उनका सम क्या होगा, अपोजिट एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि एंगल बी कितना है, 135 है, तो 180 माइनस एंगल बी की वैल्यू हमें पता है 135 है, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा एंगल डी की वैल्यू। अब एंगल डी जो है वो हम यहाँ रखेंगे और मल्टीप्लाई 2 करेंगे, तो एंगल ओ हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 45 इंटू 2 90 डिग्री। तो एंगल ओ हमारा कितना आ गया यहाँ पर 90 डिग्री। एंगल ओ की वैल्यू कितनी आई, 90 डिग्री। इतना आप नोट कर लेना। आगे हम बात करते हैं। अब हमें क्या पूछा है इसने कि रेशियो ऑफ आर्क ए बी सी, चाप ए बी सी। तो चाप जब हमें निकालना हो किसी का, चाप ए बी सी, तो हम कैसे निकालेंगे, सरकमफेरेंस पर है तो 2 पाई आर तो होगा ही, इनटू हमें क्या निकालना है, आर्क। तो आर्क जो था वो आर्क ए बी सी आपने देखा था ना, यहाँ सर्किल में आर्क ए बी सी यहाँ था, और ये जो एंगल था ये 90 बन रहा था, और इसका जो एंगल था वो 135। तो आर्क ए बी सी के सामने वाला एंगल जो सेंटर पर बना है वो कितना है 90। तो हम उसको लिखेंगे 90 डिग्री, और आउट ऑफ कितना, ये पूरा सर्किल का जो कितना बनता है यहाँ पे पूरा जो एंगल बनता है वो 360। तो 90/360 हम लेते हैं, है ना, कि सेंटर पर जितना एंगल इसके द्वारा बन रहा है, और डिवाइड बाय पूरा एंगल इंटू 2 पाई आर जो सरकमफेरेंस है वो। तो इससे ये पता चलेगा कि इतना जो आर्क है, आर्क ए बी सी, वो कितना मतलब कि कितना एरिया कवर कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, कितनी मतलब कि सरकमफेरेंस कितनी है उसकी, ये जो है। तो इसको लगाएंगे कि डिस्टेंस कितनी कवर करी उसने सर्किल के राउंड में, इतने ए बी सी में, और डिवाइड बाय किसको करना है, परिधि। तो परिधि पूरे सर्किल की कितनी है, 2 पाई आर है। तो सिंपली 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0, और 9 4 जा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 4 जा 36, तो 1/4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 4, तो ये आपका जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, इस टाइप से इसको करना था। अब हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, ये एक वृत्त की ज्या उसकी त्रिज्या के समान है।
ठीक है। एक वृत्त है, उसकी ज्या आप समझ लीजिए ये है ना। उसकी जो ज्या है, ज्या मतलब कि इसकी क्या हो गई, कॉर्ड। कॉर्ड ऑफ अ सर्किल इज इक्वल टू इट्स रेडियस। तो ये जो कॉर्ड है, सपोज ये आर है और ये जो एक सर्किल है उसकी जो रेडियस है वो भी क्या है, यहाँ पर आर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे बढ़ाएं तो ये आर हो गई, ये भी आर हो गई। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करें, द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द माइनर आर्क ऑफ द सर्किल एज। तो वृत्त के लघु चाप पर ज्या द्वारा अंतरित कोण है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो वो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। तो आपको यहाँ पे सिंपली क्या देखना है कि वृत्त के लघु चाप यहाँ पर, तो वृत्त का जो लघु चाप है वो कौन सा है, यहाँ पर ए बी है। इसको हम जैसे ए मान लें अगर और बी मान लें, तो यही हुआ सबसे छोटा इसमें रेडियस, क्योंकि भाई उसने दिया है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको मिला देंगे, तो ये क्या बन गया, ट्राइंगल बन गया। तो ये भी आर हो गया, ये भी आर, और ये है, ये एक एंगल है, इसको हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसको भी एक्सटेंड कर देंगे। तो ये बन गया ए बी, और ये जो एंगल है, ये छोटा एंगल, इसको हमें बताना है कि सबसे छोटे आर्क को। एक सेकंड में फिर से पूरा बना देती हूँ तो आप लोगों को इजी रहेगा, बड़ा बना देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये कॉर्ड है, ये सेंटर है, तो ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये एक हमारा क्वाड्रिलेटरल बन गया है ना, जिसके सारे टर्म क्या हैं, इक्वल हैं। एक क्वाड्रिलेटरल अगर आप सर्किल बनाते हैं, ठीक है, और ये आर आर, ये भी आर है, तो ये जो हमारा एंगल है कितना होगा, 60 डिग्री होगा, क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल जिसकी मतलब कि सारी भुजाएं समान हो, है ना। तो ये क्या होगा, 60 का एंगल बनाएगा। और यहाँ पे वो पूछ रहा है ये एंगल, ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर, उसको पूछ रहा है ये क्या है, ए बी, और हम ये क्या ले लें, यहाँ पर डी ले लें, और यहाँ पर इसको हम तो क्या करेंगे, मिला देंगे, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी। अब वो पूछ रहा है कि वृत्त की ज्या त्रिज्या के समान है, मतलब कि ये जो है ये आर है और ये इनकी त्रिज्या के समान है वृत्त की, और वृत्त के लघु चाप पर ज्या द्वारा अंतरित कोण है। तो वृत्त की जो लघु चाप है तो उसकी ज्या द्वारा अंतरित कोण कितना होगा, तो ये हमें एंगल डी बताना है। तो हम कैसे बताएंगे, ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, क्योंकि ये हाफ होता है इसकी सरकमफेरेंस पर बना सर्कल, सेंटर की उससे हाफ होता है। ठीक है, तो इतना हमारे पास आ गया। अब आपको पता है कि एंगल डी प्लस एंगल सी जो होगा उसका सम कितना होगा, 180 होगा। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने यही पढ़ा है कि जो अपोजिट एंगल होंगे सरकमफेरेंस पर, जो ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, तो उसके जो अपोजिट एंगल होंगे उनका सम कितना होगा, 180। तो हमारे पास किसका एंगल है, एंगल सी की वैल्यू है 30, तो एंगल डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 180 डिग्री माइनस सी का तो हमने निकाला ही है 30, तो 30 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 150 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी जो है, ये जो एंगल बन रहा है लघु चाप पर ज्या द्वारा अंतरित कोण, तो कितना होगा, 150 डिग्री हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इस टाइप से के क्वेश्चन को ऐसे हम करेंगे, बहुत सिंपल होते हैं, बस थोड़ा सा हमें इसमें एंगल का खेल खेलना पड़ता है। अब यहाँ पे क्या है कि वह सबसे छोटी संख्या होगी जिसमें 7925 से घटाना चाहिए ताकि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 7925 से हम इनमें से कौन सा घटाएं नंबर कि ये एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसमें देखिए आप कि ये हम देखेंगे कि किसके आसपास है। तो इसको आप कैसे करेंगे, अगर आप इसमें से सबसे पहले 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये बन जाएगा 7920। 7920 अगर आप देखें तो किसी का भी स्क्वायर नहीं है। अगर आप 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 7923 हो जाएगा। 7923 मतलब कि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर कर लें, लास्ट में कभी 3 आता ही नहीं है, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब आप देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, तो अब आप 4 वाला अगर आप इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 7921 हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि किसी का स्क्वायर हो सकता है। तो हम कैसे देखेंगे, इसके चांसेस हैं हमारे। और अगर हम पहले एक बार 6 ऑप्शन को देख लें, अगर आप ठीक है पहले हम 4 को करते हैं तो 7921, तो इसमें क्या है लास्ट में 1, तो लास्ट में 1 किसके स्क्वायर में आता है, तो एक तो 1 का स्क्वायर आप करें, एक आप 9 का स्क्वायर करें तो कितना आता है, 81 आता है ना। आप किसी नंबर का स्क्वायर करके देखें तो जिसमें जैसे ये है, ये क्या है, स्क्वायर है किसी नंबर का, तो लास्ट में इसका क्या होगा, 1 आएगा, या 9 जो नंबर होगा है ना उसका ये स्क्वायर होगा।
तो हम किसको सब्ट्रैक्ट करें ये नंबर बताना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली अब देखें यहाँ पर ये स्क्वायर बनता है या नहीं बनता है। तो ये तो 21 हो गया, ये 7, तो हम यहाँ पे क्या करें 8 8 कितना होता है और 8 9 कितना होता है। तो यहाँ पे 8 8 जा कितना हो गया 64 हो गया, और 8 9 जा कितना हो गया 72, मतलब 79 से कम है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 8, जो ऑप्शन है 89 वाला हम लेंगे। यहाँ भी 8 1 आ जाएगा, लेकिन जो बड़ा नंबर अगर 79, 8 इंटू 9 का मल्टीप्लाई करके देखा, अगर वो 72 आ रहा है मतलब कि 79 से कम है, तो जो बड़ी डिजिट वाला नंबर है वो लेंगे हम। तो 89 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 7921 बन जाता है, मतलब हमें 7925 से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 4 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारा 7921 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 3 है, 4 आंसर। तो हमें फोर्थ ऑप्शन को देखने की जरूरत ही नहीं। अब क्या है, द पॉइंट 4 एंड -3 डज नॉट लाई ऑन द लाइन, जो बिंदु 4 और 3 है वो इस रेखा पर स्थित नहीं होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 4 को मान लेंगे x और -3 को मान लेंगे यहाँ पर y। अब हम ये जो x और y की वैल्यू है ये चारों ऑप्शंस में रख के देखेंगे, जिसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आ जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें क्या है, इस रेखा पर स्थित नहीं है, तो जिस पर स्थित नहीं है वो 0 नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या करें, ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे 4 2 जा 8 आ जाएगा, है ना, 8 प्लस यहाँ पे 3 3 जा 9, तो -9 आ जाएगा और +1। तो 8 + 1 9 और 9 तो ये कट जाएगा, ये 0 है, मतलब कि ये जो है ये पॉइंट्स इस रेखा पर स्थित हैं। अब इस पे देखें सेकंड पर, तो यहाँ पे क्या है 4 और -3 का मल्टीप्लाई करेंगे +2 में, तो -6 और +2, तो यहाँ पे 4 2 6 और -6 0, ये भी 0 के इक्वल है, मतलब ये भी इस रेखा पर स्थित है। अब थर्ड में देखें तो क्या आ जाएगा 4 -3 -1, तो -1 -3 -4 +4 0, तो ये भी है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इस रेखा पर स्थित नहीं है। आप करके भी देख लें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 प्लस का 3 और प्लस का 1, तो क्या आ जाएगा 4 3 7 और 1 8, 8 आ जाएगा। तो 8 जो है वो जो मतलब कि ये जो लाइन है ये जो नंबर है 4 और 3 इस रेखा पर स्थित नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड नहीं है। इसका 8 आ रहा है और इक्वल में क्या है 0, तो ये नॉट इक्वल है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि अपनी त्रिज्या से 8 गुना ऊंचाई वाले एक बेलनाकार रॉड को पिघलाया जाता है। अपनी त्रिज्या से 8 गुना ऊंचाई कितनी है, अपनी त्रिज्या से 8 गुना ऊंचाई वाला एक बेलनाकार रॉड है, इस टाइप से आप समझ लें। तो पिघलाया जाता है एवं इसे एक समान त्रिज्या वाले गोलाकार गेंदों में ढाला जाता है। इसको पिघला के एक समान गोलाकार गेंदों में ढाला जाता है। तो ये जो गेंदें बनेंगी वो हमें बताने की गेंदों की संख्या कितनी है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो हम इसमें वॉल्यूम का यूज करते हैं, ठीक है, यानी कि आयतन का। तो हम क्या करेंगे कि गोले की निकालेंगे, तो n गोले बनेंगे और एक गोले का आयतन कितना होता है 4/3 πr³, ठीक है। और इक्वल में क्या हो जाएगा हमारे पास जो बेलन है उसका आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि उसने बोला है कि इसे एक समान त्रिज्या वाले गोलाकार गेंदों में ढाला जाता है, और जो यहाँ पर क्या बोला है कि अपनी त्रिज्या से 8 गुना ऊंचाई वाले एक बेलनाकार रॉड को पिघलाया जाता है। तो अब हम इसमें काट के देखेंगे तो पाई सिंपली यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे h को क्या लिख सकते हैं, ये जो h है इसको हम लिख सकते हैं 8 × r, तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा r³, तो r³ यहाँ है और r³ यहाँ है। इनने रेडियस के लिए कुछ बताया नहीं है, तो रेडियस क्या होगी समान होगी, और यहाँ लिखा भी हुआ है कि इसे एक समान त्रिज्या वाले गोलाकार गेंदों में ढाला जाता है और इसको पिघलाया जाता है। तो इसकी जो रेडियस होगी वो इसी के इक्वल होगी, ठीक है। रेडियस ऑफ जो रॉड है या बेलन है उसकी इक्वल किसकी होगी, रेडियस ऑफ स्फीयर की, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, क्योंकि यहाँ ये क्वेश्चन भी लिखा हुआ है कि रेडियस इज मेल्टेड एंड रीसेट इनटू स्फेरिकल बॉल ऑफ सेम रेडियस, तो ये कट गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा हुआ है, यहाँ पे 8 बचा हुआ है, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, है ना। और n इक्वल फिर क्या हो जाएगा 2 इस साइड बचा है 3 इस साइड आएगा, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो n इक्वल 6, यानी कि इस बेलन को अगर हम पिघलाकर बॉल स्फीयर बनाएंगे या बॉल बनाएंगे तो स्फेरिकल जो बॉल बनेंगी वो कितनी बनेंगी 6 बनेंगी। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आपको करना था। अब देखते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 6 नंबर क्वेश्चन।
कि यदि आरोही क्रम में व्यवस्थित ये जो नंबर्स हैं इनको किया जाए और 40 का मध्य का मीडियन 30 है, तब छठा प्रेक्षण बताएं। मतलब कि इफ़ द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं तो इनको अरेंज करें हम पहले असेंडिंग ऑर्डर में, और फिर इसमें जो 30 इनका क्या है, इसका मीडियन है। तो हमें क्या फाइंड करना है, 6 ऑब्जर्वेशन। तो हम इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में करें। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ती क्रम, सबसे छोटे सबसे बड़ा। तो हम देखें अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हैं, आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं ये। तो अब हम इनमें मीडियन देखनी है। तो मीडियन हमारी कितनी है, 30। और आप यहाँ पे देखेंगे कि मीडियन इक्वल क्या होता है। तो मीडियन इक्वल होता है बीच वाला टर्म और डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे कितने टर्म है हम उनको काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टर्म है। तो 10 टर्म का अगर हम बीच वाला देखें तो हमारे पास क्या होगा, बीच वाला टर्म 5th और 6th हो जाएगा। तो 5th और 6th का टर्म कौन सा है, ये x+4। तो x+4 हमारा क्या हो गया, 5th प्लस 6th टर्म हो गया है ना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जो है 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो गया, x 2x हो जाएगा और +4। तो यहाँ पे 30 × 2 कितना हो गया, 60 - 4 = 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा, 56 हो जाएगा। और डिवाइड बाई 2 हम कर देंगे तो कितना होगा, x इक्वल, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो तो 2 2 जा 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 8 जा 16। तो यहाँ पे जो है वो कितना हो जाएगा, 28 आ जाएगा। ठीक है, अब x इक्वल 28 आ गया। अब हमें क्या करना है, तो हमें सीरीज कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। x इक्वल क्या है, हमारे पास 28 है। अब हमें क्या निकालना है, छठा प्रेक्षण। तो इसमें जो 6 नंबर टर्म था वो कितना था, x+4। तो x+4 इक्वल कितना हो जाएगा, 28 + 4। तो कितना हुआ, 28 + 4 32। तो ऑप्शन नंबर आप थर्ड देखें तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से इसको करना था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर है कि एक पुष्प प्रदर्शनी के लिए 1400 गुलाबों को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि एक पंक्ति में गुलाबों की संख्या एक स्तंभ में गुलाबों की संख्या के समान है। मतलब कि एक प्रदर्शनी में ऐसे फूलों की बगिया सी लगी हुई है ऐसे, तो उन्होंने एक पंक्ति में गुलाबों की संख्या, सपोज ये जो पंक्तियां हैं तो हर एक पंक्ति में गुलाबों की जो संख्या है वो हम x मान लें, और किसके इक्वल हैं, गुलाबों की संख्या एक स्तंभ में गुलाबों की संख्या के समान है। तो एक जो पंक्ति है इसमें जो पंक्तियां हैं वो, मतलब उसने कहा कि एक पंक्ति में गुलाबों की संख्या, तो जो एक पंक्ति है इसमें गुलाबों की संख्या अपन x मान लेते हैं कि x गुलाब हैं। तो जो हैं स्तंभों की गुलाबों की संख्या के समान, मतलब कि जितनी ये पंक्ति हैं, सपोज x ये पंक्ति हैं और x जो है वो गुलाब हैं एक पंक्ति में, तो x × x हो जाएगा। ठीक है, तो ज्ञात करें कि इस तरह की व्यवस्था में कितने गुलाब बच जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या करें, x² इक्वल हो जाएगा 1400। ठीक है, फिर x इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, √1400। तो 1400 किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है, स्क्वायर रूट। तो अब हम इसको निकालेंगे। तो इसको इतना आप नोट कर लें, इसका हम गुणनखंड विधि से, भाग विधि से इसका जो है वो वैल्यू निकालेंगे। 1400 √1400 किसके इक्वल है। तो इसको हम भाग विधि से निकालें, तो भाग विधि आपको आती होगी। तो यहाँ पे हम 2 टर्म लेंगे पहले, तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 बचेगा, फिर 2 0 नोट कर देंगे। यहाँ पे जो डिजिट होती है उसी को हम ऐड करते हैं, तो 3 3 जा 6 हो गया। अब हम कौन सा नंबर यहाँ पर लें कि ये जो है 500 पूरा इससे कटे। तो देखिए 500 तो पूरा कटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, 7 को अगर हम लेके देखें, है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 469 हो जाएगा। अगर हम 8 का करेंगे तो 500 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इस टाइप से अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आता है, यहाँ 31 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर अब हम देखें, अब तो ये डिवाइड नहीं होगा, 67 और 7 और ऐड कर देंगे, फिर हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो 37 टाइम्स, मतलब कि 37 जो हैं यहाँ पे पूछा हुआ है कि इस तरह की व्यवस्था में कितने गुलाब बच जाएंगे। तो गुलाब कितने बच जाएंगे, यहाँ पे जो है वो 31 गुलाब यहाँ पे आप देखें तो 31 गुलाब यहाँ पे बच जाएंगे, क्योंकि रिमाइंडर कितना आ रहा है, 31 आ रहा है। मतलब कि जो हमने पंक्ति बनाई है x × x की, उसमें अगर आप मतलब देखें पूरे गुलाबों को, है ना, तो अगर आप व्यवस्थित करें जितने आपके गुलाब हैं और जितनी पंक्तियाँ उस हिसाब से, तो 31 गुलाब जो हैं वो यहाँ पर बच जाएंगे। 31 ऑप्शन सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में है, तो 31 गुलाब बच जाएंगे। और एक पंक्ति में गुलाबों की संख्या भी ज्ञात करें, तो एक पंक्ति में हम 37 गुलाब को अरेंज करेंगे। तो ये जो 37 हैं जो हमारा है वो ये शो करता है कि एक पंक्ति में
गुलाबों की संख्या कितनी है। तो एक पंक्ति में 37 गुलाब हैं को हम अरेंज करेंगे और हमारे पास जितने गुलाब हैं उनमें से 31 गुलाब फिर बच जाएंगे, जो पंक्तियां हैं x इंटू एक्स की उनमें से। ठीक है, अब हम यहाँ पे 8th नंबर देखते हैं क्या है। तो दो पाँचों को एक साथ लुढ़काया जाता है। हमारे पास 2 डाइस हैं, तो एक डाइस में आपको पता है कितने होते हैं, नंबर 1 से 6 तक होते हैं। तो प्राप्त होने वाले उत्पाद पर विषम संख्या है, इसकी प्रायिकता क्या है। तो देखिए 2 पाँचे हैं, तो अगर आप उनको पाँचों को मतलब कि क्या करेंगे, लुढ़काएंगे, तो यहाँ पे जो 5 हैं उनके जो टर्म बनते हैं वो बनते हैं ऐसे, या तो दोनों पासों में एक एक आ सकता है, या एक में एक, एक में 2 आ सकता है, ऐसे ऐसे करके एक में एक, एक में 6 आ सकता है, ऐसे ही फिर ऐसा आ सकता है, एक में ये 2 आ सकता है, एक में एक, फिर एक में क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, दूसरे में 2 आ सकता है, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे 2 और 6 हो जाएगा। फिर लास्ट में ऐसे ही आप देखेंगे फिर 3 1 हो जाएगा, फिर 3 1 आ सकता है, या फिर 3 2 आ सकता है, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे 3 6 तक आ जाएगा। ऐसे ही आपका 4 का रहेगा, 5 का रहेगा, फिर यहाँ पे 6 1 आ जाएगा, फिर डॉट डॉट करके 6 6 तक नंबर इसमें आ सकते हैं। तो टोटल आप जो देखेंगे एक रो में 6 का अरेंजमेंट है और 6 रो बन रही हैं, तो 36। तो यानी कि टोटल जो है वो 36 वो हैं, वो टर्म आ सकते हैं पाँचे को लुढ़काने में, है ना। तो अब हम इसमें देखेंगे कि प्राप्त होने वाला उत्पाद एक विषम संख्या है, जो प्राप्त उत्पाद होगा वो एक विषम संख्या है। तो अब हम देखेंगे कि इसमें ऑड टर्म क्या होंगे। अगर 2 5 ही लुढ़काए तो हम देखें कि जो नंबर आ रहे हैं वो ऑड आने की संभावना कितनी है। तो देखिए 1 1 तो 2 होगा, 1 2 आप देखेंगे तो 3 हो जाएगा समीशन, मतलब कि जो नंबर 3 है वो ऑड है, तो ये आ सकता है। ठीक है, ऑड आने की संभावना कितनी ज़्यादा है, तो एक आ सकता है, मतलब कि 1 और 2 का सम। फिर आप देखें 1 और 3 का तो 4 हो जाएगा, 1 और 5 का देखें तो 6 है ना, 1 और 6 का देखें तो 7। तो एक ये टर्म हो गया, तो 2 टर्म ये हो गए आपके पास। ऐसा ही 2 1 देखें तो 3, तो 3 ये हो गया, है ना। फिर आप इसमें देखेंगे और इसमें तो 2 2 4 हो गया, और 2 3 देखें तो 5, तो आपके पास ये 4 टर्म हो गए अभी। ठीक है, फिर आप देखेंगे ऐसे ही करके आप इसमें पूरे देखेंगे 6 1 7, तो एक ये टर्म हो गया, है ना। और 6 5 आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 11, तो एक और टर्म हो गया। तो ऐसे ही आप इसमें देखेंगे टोटल, तो टोटल आपको 9 और टर्म इसमें मिल जाएंगे, नंबर जिनका आप सम करके देखें दो नंबरों का तो ऑड आए। ठीक है, तो वो हो जाएंगे 9 टर्म। ठीक है, इस टाइप से आप देखेंगे तो 9 को इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1/4। तो ऑप्शन नंबर 4 आप देखेंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से इसको करना होता है, क्योंकि उसने पूछा है विषम नंबर आने की प्रायिकता। तो विषम नंबर 9 बार आ रहे हैं और टोटल 36 बार 5 को हम मतलब कि 5 से नंबर आ सकते हैं 36 प्रकार से। अब हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ अ हाइपोटेनियस इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द अदर साइड्स द ट्राइंगल इज। एक समकोण त्रिभुज में हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज लेंगे। ठीक है, में कर्ण का वर्ग, जो कर्ण है वो हाइपोटेनियस बोलते हैं, जिसको हम इसे बेस मानते हैं, इसे लंबाई मानते हैं। तो कर्ण का वर्ग मतलब h स्क्वायर इक्वल क्या है, कर्ण का वर्ग अन्य भुजाओं के गुणनफल का दुगना है। दुगना है किसकी, अन्य भुजाओं जो हमारी l है, या इसे हम p मान लें, परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर इंटू बेस होता है। तो परपेंडिकुलर इंटू बेस की स्क्वायर, बेस की दुगना है। ठीक है, क्या है हमारा हाइपोटेनियस, कर्ण का वर्ग, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो त्रिभुज है, तो त्रिभुज बताना है। तो एक ये कंडीशन हमारे पास हो गई। और अगर हम पाइथागोरस लगाएं, बाय पाइथागोरस, तो हमें पता है कि h स्क्वायर इक्वल क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करें कि यहाँ पे अगर हम देखें तो h स्क्वायर की जगह हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 2p माइनस बी। इतना आप नोट कर लेना है, ये दो इक्वेशन बन गई, एक h स्क्वायर और एक h स्क्वायर इक्वल 2p इंटू बी। तो ये जो 2p इंटू बी है इसको हम उठा के यहाँ रखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं ऐसे ही करती हूँ, आप इसको नोट कर लेना। तो यहाँ पे क्या होगा, 2p इंटू बी इक्वल कितना हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको अगर राइट साइड में लाते हैं, है ना, तो ये जो टर्म है ये हमारा माइनस हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा और इक्वल में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अगर हम इस टर्म को उठा के जो था वो राइट साइड में ले आ रहे थे। ठीक है, तो ये बन गया, तो ये किसका स्क्वायर हो गया, तो p माइनस बी का स्क्वायर हो गया ये, तो इक्वल क्या हो गया, 0। तो स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा p माइनस बी इक्वल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p इक्वल बी। ठीक है, यानी कि जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल था ये 90 डिग्री और ये p इक्वल b हो जाएगा। तो b को भी हम p लिख सकते या p को भी हम b लिख सकते और ये हाइपोटेनियस। तो ये जो ट्राइंगल है ये कौन सा बन जाएगा, तो
तो ये नन ऑफ द अब कोई नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं आज ही, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे इक्विलेटरल या समबाहु। समबाहु मतलब तीनों भुजाएं समान हैं, तो एच तो इनके समान है नहीं। आइसोस्केलेस समद्विबाहु, तो ये जो है ये क्या बन जाएगा, आइसोस्केलेस समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं समान हो। पी इक्वल भी, तो ये दो भुजाएं समान है, तो आइसोस्केलेस मतलब समद्विबाहु ये जो है ये ट्राइंगल बनेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइसोस्केलेस। अब हम यहाँ पे देखते हैं 10th नंबर क्वेश्चन। तो 10th नंबर क्वेश्चन है कि ABCD एक आयत है। ABCD हमें एक आयत बना लेना है और ABCD हम यहाँ पे लिखेंगे। तो AB प्लस BC इक्वल 14, AB प्लस BC इक्वल 14 है। और AC प्लस BD इक्वल क्या है, AC प्लस BD इक्वल जो ये डायगोनल है वो कितना है, 20 है। तो आयत BC की लंबाई है, तो BC की लंबाई हमको बतानी है, BC की लंबाई हमको बतानी है। इसका जो पेपर है ये जो शिफ्ट था ये इसका पेपर थोड़ी ट्रिकी था और थोड़ा सा टफ लेवल था, ठीक है। स्टार्टिंग में इन्होंने काफ़ी इजी क्वेश्चन दिए थे स्टार्टिंग के पेपर्स में 2018 में। तो चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व हम ऐसे करेंगे कि AB प्लस BC इक्वल 14 है, तो क्या हो जाएगा वो पाइथागोरस अगर हम यहाँ लगाए 90 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल AB प्लस BC का स्क्वायर। तो AB प्लस BC का स्क्वायर कितना है, यहाँ पर मतलब क्या होगा, एक सेकेंड, हम क्या करेंगे यहाँ पे इसका स्क्वायर ले लेंगे। तो AB प्लस BC इक्वल 14 है ना, और AB प्लस एक सेकेंड AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही होता है ना राइट एंगल ट्राइंगल में। तो अब हम यहाँ पे देखें अगर, तो यहाँ पे इस इक्वेशन से अगर हम लें तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस 2AB इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है, ठीक है ना। तो अभी हम यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, 196 माइनस 2AB रख सकते हैं हम यहाँ पर, है ना। तो ये आप लिख लें यहाँ पर, एक सेकंड, ABC नहीं होगा यहाँ पे, AB इंटू BC होता है, 2AB इंटू BC। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2AB इंटू BC हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और AC प्लस BD इक्वल क्या होता है, 20 होता है। तो हम यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, तो ये मैं आपको बता देती हूँ, एक सेकंड। अब आपको यहाँ पे पता है कि AC प्लस BD इक्वल 20 है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे AC इक्वल क्या है, BD है। तो AC इक्वल BD है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि AC प्लस BD ये क्या है, डायगोनल। तो ये जो डायगोनल रेक्टेंगल की इक्वल दिख रही है आपको, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, AC प्लस BD इक्वल 20 है, तो AC इक्वल क्या हो जाएगा, BD है, तो यहाँ भी AC लिख लें इक्वल 20। तो ये क्या हो जाएगा, 2AC, मतलब AC इक्वल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये किसके इक्वल है, ये हमारे यहाँ इतना आया था और AC की वैल्यू कितनी है, 10, तो AC का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। तो हम क्या करेंगे, 2AB, अभी इतना आप नोट कर लें, इस इक्वेशन को मैं चेंज करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम 2AB इंटू BC को राइट साइड में, लेफ्ट साइड में लाएंगे और 100 को राइट साइड में लाएंगे। तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2AB इंटू BC इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 196 माइनस 100। यहाँ पे इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 96 आएगा और 2 से इसको काट देंगे तो AB इंटू BC इक्वल कितना आ जाएगा, AB इंटू BC इक्वल कितना आएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा और 2 8 जा 16, 48 आएगा। अब हमें क्या करना है, BC की वैल्यू बतानी है। तो हम इसको कैसे अरेंज करें इस फैक्टर को, है ना, कि 2 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बन जाएं। तो कितना हम कर सकते हैं, 6 इंटू 8 कर लें, है ना। 6 इंटू 8 कितना होता है, 48। ये हमें खुद से सोचना है कि इसके 2 फैक्टर ऐसे करें कि जिनका मल्टीप्लाई 48 आए। तो 6 इंटू 8 आप करके देखें तो इनका मल्टीप्लाई आता है 48। तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं वैल्यू, कि AB की वैल्यू 6 और BC की वैल्यू 8, या फिर हम BC की वैल्यू 8 मान लें, BC की वैल्यू 6 मान लें, AB की वैल्यू 8 मान ले, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब हम यहाँ ऑप्शन देखेंगे तो हमें BC की वैल्यू बतानी है, तो 6 या 8 में से एक कोई ऑप्शन में है। तो यस, ऑप्शन नंबर 3 आप देखें तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर आंसर है, मतलब कि BC की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 8 हो गई। तो फिर AB की वैल्यू कितनी बची, 6 बची। तो इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं, जो 11th नंबर से क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप लोगों को तब तक के लिए खुद से लगा कर देखना है, फिर मैं भी इसमें के साथ में आप लोगों को ये नेक्स्ट क्वेश्चन से बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।
चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।